वेलकम टू द टोकस टेस्ट। लास्ट वीडियो जो कि अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, उसमें मेजोरिटी को लेके कुछ कंफ्यूजन था। कमेंट बॉक्स में क्वेरी है। मेजोरिटी के बेस पे अमेंडमेंट के टाइप्स हैं। पहला अमेंडमेंट जो टाइप है, जो सिंपल मेजोरिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अमेंड किया जा सकता है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अमेंड किया जा सकता है। तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो स्टेट्स का जो असेंट, स्टेट्स का हाँ होने के बाद जो पार्ट अमेंड किया जा सकता है। ये दोनों पार्ट आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। और ये जो सिंपल मेजोरिटी जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो आर्टिकल 368 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनके अंदर नहीं आता है, ऑल्दो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी होना। किसमें मेजोरिटी होना? जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो वोट कर रहे हैं उनमें से 51 अगर एग्री हैं तो इस टाइप के अमेंडमेंट्स पास हो जाएंगे। स्पेशल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट, इसमें दो क्राइटेरिया रहते हैं और दोनों को जोड़ के दो क्राइटेरिया अलग अलग से क्वालिफाई होंगे और दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई होने के बाद ये अमेंडमेंट पास माने जाएंगे। पहला है, इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग में मोर देन 50% चाहिए सिंपल मेजोरिटी में, लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग में मोर देन 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए। और दूसरा जो इसमें क्राइटेरिया है वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जैसे लोकसभा में 543 हमारे पास टोटल मेंबरशिप है, तो 272 इसमें एटलीस्ट चाहिए। तीसरा जो टाइप ऑफ अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स। जो स्पेशल मेजोरिटी की जो आप देख सकते हैं, दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया है, प्लस में एक उसमें एडिशनल क्राइटेरिया जुड़ जाता है कि ऐसे इस टाइप के अमेंडमेंट्स को आधे स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, आधे से ज्यादा नहीं, ओनली हाफ स्टेट्स। जैसे 28 स्टेट्स है तो इस टाइप के अमेंडमेंट पास होते हैं, स्टेट को रेफर किए जाते हैं। अगर 14 स्टेट्स इसमें यस करते हैं और 14 स्टेट नो भी करते हैं तो भी इस टाइप के अमेंडमेंट्स जो स्टेट से पास माने जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक है, क्लेरिफाई होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनीथिंग जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट इन एनीथिंग। किसमें? कोई भी प्रोसेस में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं, किसी भी सिस्टम में जिसके बिना, विदाउट विच नो मीनिंग और नॉट होल। व्हाट इज नॉट होल? एनी प्रोसेस जिसके फंडामेंटल बेसिक पार्ट का, बेसिक स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। और एनी डॉक्यूमेंट जो उसके बिना पूरा नहीं होगा, इवन दो एग्जिस्ट भी उस तरीके से नहीं कर पाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। और एनी सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एनी प्रोविजन विच इज नॉट अमेंडेबल। अमेंडेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन भी वही हो जाता है कि फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली हम बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो जो अमेंडेबल नहीं है। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कौन होगा? नहीं। किससे आता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आता है और ये फिक्स नहीं है। ये डायनामिक प्रोसेस ऑफ एडिशन है। और अभी तक ये सिर्फ एडिशन का डायनामिक प्रोसेस है। और ये एक हम लिस्ट हमारे पास है। और कैसे आती है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, उनमें लिस्ट में ये ऐड होती जाती है। और क्या इसमें जो स्पेशल केसेस होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, इसमें नॉर्मल केसेस में थ्रू नॉर्मल केसेस के जो जजमेंट के केसेस जो प्रोनाउंस होते हैं जजमेंट, उनमें ही ये लिस्ट में ऐड ऑन हो जाता है, नो सेपरेट। अब हम आते हैं कि हाउ डिड दिस, इफ देयर इज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सरप्राइजिंगली ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी इंसर्ट नहीं किया गया था, और इवन इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ। सो तो ये आया कहाँ से, कैसे आया? तो हम इवोल्यूशन की इसमें बात करते हैं। तो ये केशवानंदन भारती केस 1973 से आया है। और जो स्टोरी है स्टार्ट्स विद फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, जो 9th शेड्यूल को इंसर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 9th शेड्यूल जो है उसमें है कि ये फंडामेंटल, इसमें जो कानून होंगे वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावेंट कर सकते हैं। कुछ फंडामेंटल जो राइट है उनके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। और ये जो है कानून है
वो वैलिड होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे। और पहले था कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट में नहीं जा सकते, बट नाउ कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, 9th शेड्यूल इंसर्ट करता है, और जो सबसे पहले 9th शेड्यूल में जो कानून और लॉ लाए गए थे, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किए गए थे। जब लैंड रिफॉर्म हुआ था, तब जो लैंड जिनके पास ज़्यादा थी, तो लैंड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इसमें होता ये है कि इट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फंडामेंटल राइट्स नॉट अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, एंड why they are not amendable, because in article 13 क्या है, article 13 फंडामेंटल राइट से पहले, फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट है, उसी पार्ट में ये एक आर्टिकल 13 है जो ये बताता है कि जो कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। फिर ये बताता है कि जो लॉ है उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल 13 ये पर्टिकुलरली बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट हैं, वो लॉ नहीं है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल 13। अब जो इस केस में जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल एंड नो लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। लेकिन इस जो कोई कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं आ सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो कोई कानून नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 13 के अंडर में। तो इस केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका केस का नाम। तो एट द टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो फंडामेंटल राइट्स में था। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जब उसका फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो फंडामेंटल आर्टिकल 13 में नहीं है, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट केस है, वो सज्जन सिंह केस 1961 आता है, और सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स सेम एज अबव। जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 1967 में गोलकनाथ केस 1967, और पूरा जजमेंट रिवर्स कर देता है। तो जो पहले वाले जो ऊपर वाले केसेस में क्या था, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कैन बी अमेंडेड, ठीक है। अब जब रिवर्स कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि इसमें क्या बोलेगा कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, नॉट अमेंडेबल, ठीक है, नॉट अमेंडेबल थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो लास्ट वाले जो प्रोविजन है, यहाँ पे देखते हैं, ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई कानून नहीं आ सकता, लेकिन ये साथ में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो फंडामेंटल राइट है, वो अमेंड किए जा सकते हैं, नॉट थ्रू ऑर्डिनरी लॉ। फिर इसमें ये क्या बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं इसमें, कि ये ट्रांसेंडेंटल है और इम्यूटेबल है, मतलब ये रहेंगे ही रहेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ए लॉ अंडर आर्टिकल 13, इसका मतलब वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ये केस किससे रिलेटेड था, गोलकनाथ केस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। ये केस था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो कुछ कानून डाल देता है 9th शेड्यूल में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में थे। अब इसका रिएक्शन आता है, उस टाइम बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, तो इसका रिएक्शन आता है, इंदिरा गांधी वाज लाइक व्हाट यू डिड टू मी, आई डू समथिंग टू रिजॉल्व दैट। सो इंदिरा गांधी वाज एट दैट टाइम, सो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 आता है, और उसमें बोलता है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इंदिरा गांधी एरा, रैपिड चेंजेस वर देयर। 1973 में केशवानंदन भारती केस, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हुई है, इसने गोलकनाथ केस को ओवर रूल किया। गोलकनाथ केस क्या बोलता है, अगर आपको याद हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल है, और जो सीए है वो अंडर आर्टिकल 13 आता है, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में जो अमेंडमेंट है वो कैन नॉट बी डन। तो इसका उल्टा जो है वो बोलेगा कि ये मेनली इस चीज का उल्टा बोलेगा कि एफआर में जो अमेंडमेंट है वो कैन बी डन। तो ये मोटा मोटा जो केशवानंदन भारती केस में जो बोला गया।
अब ये भी बोलता है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1971, जो ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, उसको ओके कर दिया कि यस कैन बी अमेंडेड, बट इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, शर्त लगा दी कि देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हाट सेज कि सम एलिमेंट्स और फीचर्स of the constitution are so foundational and fundamental feature that they can't be amended. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि कुछ फीचर्स इतनी फाउंडेशनल है, फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का और इतनी फंडामेंटल है कि वो चेंज नहीं हो सकती। उसके चेंज होने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं नहीं है। सो हर कोई भी सिस्टम है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रोसेस है, उसकी जो फीचर्स हैं वो कुछ फीचर्स होती हैं जो बहुत ही फाउंडेशनल और फंडामेंटल होती है। Then we have, you know, Indira Gandhi. You know, you will see her everywhere. She was amazing lady, and she's just amazing. So Indira Gandhi case 1975. तो किस पे हुआ था ये? 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 जो बोलता है कि नो चैलेंज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा इन कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि पीएम और जो स्पीकर का जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनके जो इलेक्शन को लेके कोई भी कोर्ट्स में चैलेंज नहीं होगा। कोर्ट में उस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये गलत है सही है, और कहाँ चैलेंज होगा ये पता नहीं। सो तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर, कि जुडिशरी के पास जाना इन द एंड दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, so it cannot be amended. Okay, 39th constitutional amendment act, that is why जो है सो 39th constitutional amendment act invalid है। तो you know Indira Gandhi was still there, so she brought 42nd constitutional amendment act 1975, said parliament can amend any part of the constitution and there is no limit on amending power of the parliament. So it started with 24th constitutional amendment, then 39th amendment, you know. So this is all happening in the Indira Gandhi era. Then Supreme Court in Minerva Mills case 1980, that above provision of 42nd constitutional amendment act, 42nd constitutional amendment was is also called mini constitution because it changed many provisions, but this provision particularly, that parliament can amend any part of the constitution, no limit on amending power of the parliament, it was changed, it was declared invalid by Supreme Court in its judgment in the Minerva Mills case 1980. Okay, what other things said in Minerva Mills case by Supreme Court, that there is a balance between DPSP, Directive Principle of State Policy and Fundamental Rights, हम आगे बढ़ेंगे, and there is limited amending power of the Parliament. And another thing, Parliament cannot enlarge its own amending power, मतलब 368 में power इसमें expand नहीं हो सकती। Okay, even Parliament itself cannot amend. Let us see what was 24th constitutional amendment about. The 24th constitutional amendment जो act है, it was about parliament can amend any fundamental right. Later, so ये केस मनोरंजन भारती केस में इसको बोला गया yes it can amend, but when in 39th constitutional amendment act it said that no challenge of election in the court. So you see, when there is a process to decrease, or any law to decrease the power of judiciary, then the Supreme Court is declaring that type of law is invalid. So in 39th constitutional amendment, you see there is like no challenge of election in courts for prime minister election and speaker election. So judiciary declared it, this particular constitutional amendment invalid. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ये एक चीज आप देख लेना कि जुडिशरी का जो भी पावर है वो मोस्टली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ जाता है, जो बड़ी पावर है। देन अनदर केस इन दिस list, that Vaman Rao case 1980. So what the Supreme Court said, that basic structure only apply after 24th April 1973. बेसिक स्ट्रक्चर का एक डेट दे दिया, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर अप्लाई नहीं होगा। और जो डेट ऑफ जजमेंट है वो ये एक डेट ऑफ जजमेंट थी किसकी? केस स्वानंदन भारती केस की 1970। नेक्स्ट, सो
इसमें क्या-क्या है हमारे पास? इसमें जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले प्रिएम्बल में आपने देखा होगा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे जो है मेन नेचर है इंडियन स्टेट का, इनके बिना इंडियन स्टेट अधूरा है। सो ये मोस्टली ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। बड़ी-बड़ी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बन जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये तो जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कि इसके बिना तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू हैव सुप्रीम पावर ऑन द बेसिस द एवरीथिंग इज बीइंग एग्जामिन्ड एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। Separation of power, there are three states, three pillars of a democratic government or structure, that executive, legislature जो कानून बनाते हैं, and there is judiciary जो कि डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो सो इनका सेपरेशन बहुत जरूरी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देयर इज अ फेडरल सिस्टम, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट फेडरलिज्म एंड फेडरल सिस्टम in preamble part, that is welfare state, socialist pattern of society and limited amending power। तो 39 जब इंदिरा गांधी जो केस में ये बोला गया था कि पार्लियामेंट हैज लिमिटेड अमेंडिंग पावर, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में डाल दिया। एंड then we have this article 32 that if there is anything contravene to fundamental right, then aggrieved person can go to supreme court। so इसी के जरिए ही सारे चीजें चैलेंज हो रही थी। देयर इज आर्टिकल 133 136 special leave petition, the person can directly go to supreme court for some cases, mainly the fundamental right, and for the fundamental right, enforcement of fundamental right। 141, this is like regarding judgment of जो judgment of जो supreme court है वो binding है for all the 13 uh, all over the India। For 142, that judgment will be enforced, supreme court के judgment will be enforced throughout the country। now there is article 226, it's like high courts has the power of writs, we will talk about study about writs later। and there is this is also basic structure of the constitution, that high court have superintendental power, superintendence जो करेगा high court over the lower judiciary। एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ये तो इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन मस्ट बी फेयर एंड फ्री। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं, हम आपको वो टॉपिक सिंप्लीफाई करके वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।